अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल। क्लास 9 फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 4 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस वीडियो में आप इन दोनों को अलग अलग से समझेंगे और फिर देखेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। अच्छा, हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, जो एक यूनिफॉर्म शेप का ब्लॉक है और ये इसमें हम 3 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं और इन 3 पॉइंट्स पर हम अलग अलग से फोर्स अप्लाई करते हैं और हम ये कंसिडर करते हैं कि ये स्पेस में जो है ये आज़ाद पड़ी हुई है, ठीक है। यानी इसको किसी भी साइड से कोई सपोर्ट नहीं है। तो आप जो है वो देखोगे कि जब आप इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे इन 3 पॉइंट्स पर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, यानी ये वो फोर्स है जो इस पॉइंट से होके गुजरेगी, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जिससे ये होके गुजरेगी। फिर दूसरा केस जो हम लेते हैं वो आपको यहाँ पर दूसरा फोर्स, मैं उसको एफ बी का नाम दूंगा, चलो ये एफ ए है, और वो ये फोर्स जो है इस सेंटर से होके गुजरेगी। और इसी तरह हमारे पास तीसरा फोर्स है एफ सी जो कि इस पॉइंट से होके गुजरेगी। तो क्या ऑब्ज़र्व करते हो अगर आप इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं, तो जब एफ ए फोर्स और एफ सी का जो फोर्स है, एफ सी फोर्स जो होता है, ये जब इस ऑब्जेक्ट पर लगेगा तो एफ ए की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ रोटेट होने लगेगा। ये आपको रियल लाइफ में भी आप समझेंगे जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर साइड पर, यानी ऊपर रीजन पर जब आप फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी जो है ये क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, यानी घड़ी की सिमत में, जिस तरह घड़ी की सुई घूमती है इस तरह। इसको फिज़िक्स के कंसेप्ट में क्लॉकवाइज, और इस तरह ये कंसेप्ट होता है इसका। तो ये क्लॉकवाइज होता है। तो एफ ए फोर्स अप्लाई होने के बाद ये बॉडी जो है वो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। और अगर हम इस पर एफ सी फोर्स यूज़ करते हैं तो फिर ये जो है आप देख सकोगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस तरफ रोटेट करने लगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बॉडी आपने स्पेस में फ्री रखी हुई है, जस्ट आपने एग्जांपल सोचनी जो है जस्ट फॉर एग्जांपल है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बॉडी जो है रोटेट होगी, ये भी रोटेट होगी काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी के उल्टा सिमत में ये घूमेगी, गैर घड़ीवार सिमत में ये इस तरफ घूमेगी, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस जो है यहाँ पर जो अपीयर हो रहे हैं, ये रोटेशन प्रोड्यूस करती है। इस ऑब्जेक्ट में रोटेशन प्रोड्यूस होती है। तो इस ऑब्जेक्ट में पहले भी हम बता चुके हैं कि फोर्स आपके लिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, लेकिन एफ ए और एफ सी जो है ये आपके लिए जो है वो रोटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, यानी इसमें बॉडी जो है वो घूमेगी। बट अगर हम एफ बी पॉइंट को कंसिडर करते हैं, एफ बी फोर्स को बी पॉइंट पर कंसिडर करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये बॉडी जो है एक्सेलरेट होगी, ये एक्सेलरेट होगी बट लीनियर, एक लाइन में यानी इसको आप लीनियर एक्सेलरेशन कहोगे। पोजीशन चेंज होगी, फोर्स अपीयर होगी एज ए एक्सेलरेशन, बट यहाँ पर आपको कोई रोटेशन नज़र नहीं आएगी। और यही जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ये क्या है, इसको पॉइंट बी, यहाँ पर जो है पॉइंट बी है और इसको बैलेंस पॉइंट बी कहते हैं, ठीक है। ये बैलेंस पॉइंट भी कहलाता है, बाज़ बुक्स में इसको बैलेंस पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब ये सेंटर ऑफ मास, इसको हम सी एम बी कहते हैं, ठीक है, शॉर्टली ये सी एम से जाना जाता है। बैलेंस पॉइंट भी आप इसको कहते हैं। और ये बैलेंस पॉइंट जो है ये इसकी फीचर क्या है, ये क्यों, अगर यहाँ पर हमारे जहन में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इस पॉइंट पर लीनियर एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हुई है। अगर आप इस बी पॉइंट से ऊपर थोड़ा फोर्स अप्लाई करोगे या नीचे
तब भी जो है यहाँ पर रोटेशन की इफेक्ट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। लेकिन बी एक ऐसा यूनिक पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, ये किसी हर किस्म की शेप के अंदर आपको ये बैलेंस पॉइंट या सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ये एक ऐसा पॉइंट होता है, ये एक पॉइंट होता है जहाँ पर या ऐसे लगता है कि सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, ऑल द होल मास concentrated at CM, बट यहां पर हम ये लिखेंगे इट सीम्स का मतलब ये है कि दिखाई देगा ऐसे कि सारा का सारा मास है वो इस पॉइंट पर ही जो है कंसंट्रेटेड है, लेकिन हकीकत में ऐसे होता नहीं है। ये दिखाई देता है लेकिन हकीकत में ऐसे नहीं होता। ये आप देख सकते हैं हर जगह पर इसकी मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, बट फिर ये क्यों इसी पॉइंट, ये पॉइंट ही क्यों, पॉइंट बी ही क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट बी जो है एक ऐसा पॉइंट है जिससे हर डायरेक्शन पर किसी भी डायरेक्शन में आप देखोगे, ठीक है, तो मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। यानी इस ऑब्जेक्ट में जितना भी मैटर आपको नजर आएगा, जितना भी मास आपको नजर आएगा, वो इस पॉइंट से इस साइड पर, इस साइड पर, इस साइड पर, इस साइड पर, यानी हर साइड पर इक्वली तकसीम किया गया होगा। हर साइड पर इसका जो मास होगा वो इक्वल होगा। यानी इस साइड पर जो मास है, इस साइड पर जो मास है, इस साइड और तमाम साइड्स पर जो मास यहाँ पर फैला हुआ है वो सारा का सारा इक्वल है। तो इस वजह से इन तमाम मासेस का जो रिजल्ट निकलता है तो वो इस पॉइंट पर बैलेंस होता है, और इसी बैलेंस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिस पर फोर्स लग जाए तो बॉडी में रोटेशनल एक्सेलरेशन या रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ओनली एंड ओनली लीनियर एक्सेलरेशन, एक ऐसी एक्सेलरेशन जो एक लाइन की शक्ल में आपको दिखाई देगा, इस तरह की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब अगर मैं दोबारा इस चीज़ को ज़रा क्लियरली पिक करता हूँ, इधर आप देख सकोगे कि हमारे पास यही शेप है और ये वो पॉइंट है, पॉइंट बी, ठीक है। तो ये पॉइंट बी बैलेंस क्यों करता है हर साइड पर, मैं यहाँ पर इस बी को भी हटा दूंगा इधर से। ये वो पॉइंट है जो इसकी हम इसको CM कहेंगे, ये सेंटर ऑफ मास है, बैलेंस पॉइंट है। देखिए अगर आप इस साइड पर इस ऑब्जेक्ट को हम पोर्शन में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप देख सकोगे कि हर रीजन में ये चार रीजन बन रहे हैं। इस तरह इसका आप इंक्रीज भी कर सकते हैं यूनिफॉर्म लाइन बना के, इस तरह डायगनली भी आप इस पे वो जो है कर सकते हैं। सॉरी, ये कुछ इस तरह का आपको एक लाइन नज़र आएगा और इसी तरह इस डायगनल से भी आपको एक लाइन नज़र आएगा। तो ये सारे रीजन्स जो है इस तरह, ये रीजन हो गई, ये रीजन हो गई, ये वाला, इस तरह ये वाला। तो इन तमाम रीजन में जो मास की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो सेम होगी। अगर इन तमाम मासेस को आपस में आप जो है ऐड करते हैं तो ये एक दूसरे से, जब आपका इन तमाम मासेस का जो रिज़ल्ट आपके पास आएगा तो इस पॉइंट पर वो आपको ऐसे दिखाई देगा कि ये तमाम मासेस जो इस साइड पर है और इस साइड पर है या इस साइड पर है, ये एक दूसरे को नफ़ी कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस पॉइंट पर इसका सारा जो बैलेंस आता है वो इस पॉइंट पर आता है। यानी ये सारे साइड पर जो मासेस है इंडिविजुअली तो यहाँ पर पार्टिकल्स और मास है, लेकिन ये मासेस एक दूसरे को कैंसल कर रहे हैं, जिस वजह से ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अराउंड ये सारा मामला होता है। तो ये पॉइंट जो है एज अ बैलेंस पॉइंट एक्ट करता है। इसी वीडियो में हम दूसरा जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम शॉर्टली जो है CG या COG भी कहा जाता है,
स्मॉल और जी जो है इसको का है, हम यहाँ पर इसको रेफ़र करेंगे एज अ सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये क्या चीज़ है? ग्रेविटी जो है वो जब भी आप जिक्र करते हैं तो वहाँ पर वेट की जो कंसेप्ट होगी वो आपको पता होना चाहिए। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ये क्या होता है और इसका जो रोल है वो क्या होता है। तो हम यहाँ पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं, चले हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पत्थर ले लें और इसको देखें तो इसमें हम कंसिडर करेंगे कि इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स है, बहुत ज़्यादा मटेरियल पार्टिकल्स है। आप इन तमाम को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो हर पार्टिकल का अपना एक मास होगा और हर पार्टिकल पर जो है ये जो अर्थ होता है, ठीक है, अर्थ यहाँ पर हम लिखेंगे। अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, खींचता है, जिसको हम कहते हैं वेट, ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे कि वेट। तो अब अगर आप देखते हैं तो वेट यहाँ पर भी एक वेट होगा, W1 उसको नाम दो, ये W2 होगा, इस तरह ये नीचे की तरफ इस पर भी फोर्स होगा W3 और इस पर भी होगा W4। इस तरह इन तमाम पर जो है आपको छोटे से छोटे फोर्स जो है वो नज़र आएंगे और सारे फोर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब भी आपके पास फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हों तो वो सारी फोर्सेस जो है वो ऐड हो जाती है। तो जब सारी फोर्सेस ऐड हो जाती है तो एक उनका एक रिजल्टेंट फोर्स बनता है और इन तमाम छोटे छोटे वेट्स का एक रिजल्टेंट फोर्स बन जाता है, जो कि इस ऑब्जेक्ट पर वो क्या करता है, मैं यहाँ पर ये पॉइंट बनाता हूँ, वो ऐसे दिखाई देता है कि इसी पॉइंट से वो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है, जिसको आप W कह सकते हैं इधर पर। तो ये W जो है वो हासिल होगा अगर यहाँ पर आपके पास 50 पार्टिकल्स है तो आपके पास ये जो है तमाम वेट्स जो है ये अगर आप ऐड करते हैं W50 तक, तो इन तमाम को जमा करने के बाद आपके पास जो रिजल्टेंट वेट आएगा, WR भी इसको कह सकते हैं क्योंकि ये भी फोर्स है, वेक्टर है, तो वेक्टर एडिशन ही इसकी होगी। तो ये वो पॉइंट, फिर ये WR ऐसे अपीयर होता है कि ये एक ही पॉइंट से जो है, अब ये WR तो हर पॉइंट पर आप लगा नहीं सकते, तो ये इन तमाम पार्टिकल्स का जो एक कंबाइन पॉइंट बनता है, लेट सपोज वो ये है, तो इस पॉइंट पर ऐसे लगता है कि सारा का सारा वेट जो है ज़मीन जो इसको खींच रही है वो सिर्फ ये पॉइंट है, बाकी को नहीं खींच रहा है बल्कि यही पॉइंट है। तो इस पॉइंट को ये लगता है ऐसे, हकीकत में ऐसे होता नहीं, ज़मीन हर पॉइंट को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन लगता ऐसा है कि ये इसी सेंटर पर लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये रिजल्टेंट वेट जो है इसी ये जहाँ पर एक्ट करता है उस पॉइंट को कहा जाता है CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिस पर अर्थ ऐसा लगता है कि इसी पॉइंट पर को जो है वो ज़मीन की तरफ खींच रहा है। और इसकी जो रियल लाइफ में आप एग्जांपल भी देखते हैं, तो आप अगर यहाँ पर इसको सपोर्ट दोगे तो ये यहाँ पर कंट्रोल नहीं होगा। अगर आप इसको इधर पर सपोर्ट देते हैं तब भी ये बॉडी जो है वो फॉल होगी, ठीक है, और आप इसको इधर सपोर्ट दोगे तो ये बॉडी इस तरफ फॉल होगी। ये क्यों होती है? देखें, आप जो है वो जितना भी आप इसको सपोर्ट दोगे, कहीं भी आप इनको सपोर्ट दोगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये आपके लिए जो है ये सपोर्ट, ये बैलेंस नहीं रहेगा बल्कि ये गिरेगा। और ये इसकी वजह यही है कि हम जो सपोर्ट दे रहे हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर नहीं है। अगर हम कहीं किसी तरीके से इस पॉइंट पर अपनी तरफ से एक नॉर्मल फोर्स लगाएं तो ये बॉडी जो है अब इसके इस साइड पर और इस साइड पर जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमिलर है, ठीक है। इस पॉइंट्स के अराउंड इस साइड और इस साइड पर जो वेट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वेट की जो फोर्सेस होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो इक्वल होगी। जिस वजह से इस पॉइंट पर अगर आप नॉर्मल फोर्स जिसको हम R यहाँ पर कहेंगे वो प्रोवाइड करोगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। और ये याद रखिए इसी पॉइंट पर ये बॉडी जो है बैलेंस होगा। और अगर आप इसको स्पिन करना चाहो
तो स्पिन भी कर सकते हो इसी पॉइंट पर। ये जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है मुख्तलिफ शेप्स में जो है ये शिफ्ट होती रहती है। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो इस साइड पर ज़्यादा हैवी है, ठीक है, तो फिर इस साइड पर अगर आप ज़्यादा मास ले आते हो तो फिर ये इधर मूव हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो कंसेप्ट है ये हमारे लिए तभी काम आता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करना चाहते हैं। इसी तरह जो रॉकेट्स होते हैं, ठीक है, ये जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये भी प्रेशर्स की वजह से इसमें ये कभी इस तरफ कभी उस तरफ होता रहता है, लेकिन इसके अंदर जो मौजूद सेंसर्स होते हैं वो इस वबलिंग को वो देखता है और इसके हिसाब से अपने आप को रॉकेट जो है वो क्या करता है, बैलेंस करता है। आप देख भी सकते हैं जब भी रॉकेट उड़ता है तो वो स्टार्ट में कभी इस तरह कभी इस तरह ये मूव होता रहता है, फिर जब वो एक अपने आप को स्टेबल करता है तो फिर ये एक्सेलरेट फुल एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हमारे रियल लाइफ में बहुत से जो है इसके एग्जांपल्स हैं और इसके जो अहमियत है वो रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा है। अभी हम उसको भी समझेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर आप रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखोगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर दिया कि किस तरह एक रॉकेट के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है। अगर आप इसको नेगलेक्ट करते हो तो आपकी ये जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ नहीं जा सकेगा और नीचे ही जो है ये गिरेगा। एक्सेलरेशन इसकी जो है वो उसमें प्रॉब्लम आएगी। रियल लाइफ एप्लीकेशंस में अगर आप इसको देखते हैं जैसे कि सपोर्ट में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सपोर्ट होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दो ग्लासेस लेता हूँ जिसकी मासेस सेम हो लेकिन शेप्स वो डिफरेंट है और वेट्स उसकी सेम है। यहाँ पर दूसरा ग्लास जो है वो इस तरह का एक ग्लास है, ठीक है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है लेकिन दोनों में आपने सेम अमाउंट का पानी डाला हुआ है, ठीक है, ये सारा जो है फिल है और ये भी सारा फिल है। तो इसमें आप देख सकोगे तो लेट सपोज अगर इसमें जो मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पर मैंने ये डॉट बनाया है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी, और इसमें ज़्यादा मास होने की वजह से चूँकि बहुत ही ये बारीक बना हुआ है तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी थोड़ी ऊपर होगी। ये वो पॉइंट है जिस पर अर्थ जो है वो क्या करता है, ये CG है, तो यहाँ पर ग्रेविटी का फोर्स एक्ट कर रहा है, लगता है ऐसा है कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब अगर इन दोनों पर सेम अमाउंट का फोर्स लगाया जाए, याद रखें आपने जब फोर्स लगानी है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर नहीं लगानी है। ज़्यादातर केसेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास वो सेम ही होती है तो रोटेशनल इफेक्ट पैदा करना ज़रा मुश्किल होता है। अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर भी फोर्स लगाते हैं तो इन दोनों में आप अगर देख सकते हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो पहले टॉपल होगा यानी गिरेगा। ज़ाहिरी ही बात है ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये पहले गिरेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में जो सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है वो फ़र्क है। उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस ग्लास नंबर 2, और इसको अगर ग्लास नंबर 1 कहा जाए, ग्लास 2 का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या है, वो ज़्यादा हाइट पर है और जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा उतना ही जो है बॉडी जो है ज़्यादा अनस्टेबल होगी। और इस वजह से आपको आप जब रियल लाइफ में देखते हैं देखा जा सकता है कि लोग जो कैरी डब्बा होता है, ठीक है, गाड़ी होती है जो स्कूल के बच्चे अक्सर उसमें जाते हैं, कैरी डब्बा जिसको कहा जाता है सुजुकी का, तो वो उसकी जो बेस होती है वो होती नहीं है, बहुत कम होती है और उसमें जो लोड डाला जाता है फिर वो बड़ी हो जाती है और उसकी जो शेप बनी होती है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आम गाड़ियों के निस्बत वो जो है ऊपर हाइट पर होती है। आम गाड़ी को अगर आप देखा जाए और इसमें अगर आप लोड बैठाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो लोड आप डालते हैं उसकी मास जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बनिस्बत इसके क्या होता है, नीचे होता है। तो ये गाड़ी ज़्यादा स्टेबल होती है बनिस्बत इसके, ठीक है। ये गाड़ी
जो कैरी डब्बा होता है ये क्या करता है, ये अक्सर देखा भी गया है, ये टॉपल हो जाता है मोड़ में। जब इस पर एक साइड से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है तो ये आसानी के साथ टॉपल होता है बनिस्बत आम गाड़ियों के। और इसी वजह से जो स्पोर्ट्स के कार है, वो स्पोर्ट्स कार जो होते हैं जो रेस में दौड़ते हैं, क्योंकि वो हाई स्पीड में टर्न करते हैं रोड्स पर, तो वो जो है ना उसकी लेस स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है कि उनकी गाड़ियाँ बिल्कुल वो जो है ज़मीन के साथ बिल्कुल वो छिपके होते हैं। इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं कि वो उसकी जो हाइट आप देख सकते हो वो बिल्कुल कम होती है, जिस वजह से उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। और इस तरह रेस के कार अगर हाई स्पीड में भी मोड़ में चलते हैं और तो वो आसानी के साथ वहाँ से चले जाते हैं, गुज़र जाते हैं, और उसका टॉपल होने का या उलट जाने का कोई ख़तरा नहीं होता। और ये जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसमें भी इसका ख्याल रखा गया। इस तरह बहुत से रियल लाइफ एग्जांपल है जिसको आप जो है देख सकते हैं और आप ख़ुद भी इस पर सोचें। अभी हम यहाँ पर जाएंगे सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटी में फ़र्क क्या है उसको भी थोड़ा समझेंगे। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेगुलर शेप्स में, ठीक है, रेगुलर शेप्स हो यानी जिसमें आप जो ज्योमेट्रिकल शेप्स लेते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और इस तरह के शेप्स हो, या सर्कुलर स्फेयर, तो उसमें सी एम और सी जी की जो कंसेप्ट होती है वो सेम होती है, ठीक है, वो सेम होती है। और याद रखें जब यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो, यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि ऐसी जगह पर आप दोनों एक ऑब्जेक्ट को डील कर रहे हैं जहां पर वैल्यू ऑफ जी जो है, वैल्यू ऑफ जी जो है वो कांस्टेंट हो, वैल्यू ऑफ जी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो फिर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो है वो एक ही पॉइंट पर एक्ट करते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर सेम होती है, जब आपके पास वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट है। लेकिन याद रखें सी एम और सी जी बिल्कुल ही दो डिफरेंट चीज़ें हैं। और ये मैं आपको इस एग्ज़ाम्पल से, ये सिंपल एग्ज़ाम्पल है कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वो पॉइंट है, लेट सपोज इसका ज़मीन पर सी एम और सी जी यही पॉइंट है, ठीक है, यही वो पॉइंट है। जब आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जाओ और जब ये ऑब्जेक्ट स्पेस में चला जाए, स्पेस में चला जाए, तो याद रख के वहाँ पर सी एम तो होगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मास कहीं भी नहीं जा रहा, वो कांस्टेंट है। लेकिन जब स्पेस में आप देखोगे तो आपके पास ग्रेविटी बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि आप जितना ऊपर जाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटी है, ठीक है, वो कम होती जाएगी और इस पर जो वेट है वो कम एक्ट करता जाएगा। और यूँ जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं रहेगी और सेंटर ऑफ मास आपके पास रहेगा। तो याद रखिए मास, ये पॉइंट जो है यूनिफॉर्म फील्ड में सेम हो सकता है सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटी, बट ये जो है स्पेस से ऊपर या एक ऐसी जगह पर जहाँ पर जी की वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो इसके साथ हमने सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटी पर जो मज़ीद बातें होंगी आगे कुछ एग्जांपल कुछ वीडियोस में आप और भी देखोगे। और अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।